गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सेट 3 करने वाले हैं। सेट 1 हो चुका है, सेट 2 भी हो चुका है और सेट 5 भी हो चुका है हम लोग। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट 3। देखिए पहला क्वेश्चन यह क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 156 इसको आप 2 से पहले देखिए, 2 क्योंकि आवाज से क्या होता है, 2 सत्ते कितना होगा 14, एक हाथ से 16, 2/16, फिर 2 से देखें 2 3 6, एक हाथ से 2 18, फिर ये जाएगा 3 से 13, मतलब आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये देखिए कहाँ है आपका, ये ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 में या क्वेश्चन कह रहा है 96 तथा 404 का महत्तम समावर्तक 4 है और 96 तथा 404 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए आपको यहाँ कह रहा है एचसीएफ 96 और 404 का 4 दिया हुआ है और आपको चाहिए एलसीएम 96 404। देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है 96 गुना 404 बटा एचसीएफ कितना 4 है, अब 4 से ये करेंगे 101, तो 96 गुना 101। आपको हम पहले भी वीडियो बता चुके हैं 101 को कोई भी 2 संख्या से गुना करने का तरीका क्या है। देखिए आप कुछ लिखना नहीं, 96 है तो आप लिख दीजिए 96, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 संख्या रहेगा तब। ये आपका डी ऑप्शन नंबर 3 नंबर का रहा है 12, 15 और 21 का एलसीएम है। देखिए 12, 15 और आपका 21, पहले देखिए ये किससे जाएगा, 2 से फिर ये जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। अगर ये 3 जब इससे भी जाएगा, इससे जब 3 से कीजिए और इससे भी 3 चौके 12, पीछे 15, 3 7 21 और किसी जाएगा नहीं जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12, ये होगी 35, 12 गुना 35 गुना कीजिएगा, ये आपका 12 पे 60, 6 12 36 36 से 420, आंसर हो जाएगा 420। ये बी ऑप्शन आपको सही। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का नहीं हो सकता है। क्या कर रहा है, विषम पूर्णांक नहीं हो सकता बोला। विषम पूर्णांक का मतलब होता है क्या, देखिए विषम पूर्णांक नहीं का मतलब सम संख्या को पूछ रहा। सम संख्या किसको कहते हैं समझिए पहले। सम पूर्णांक क्या होता है, जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, तो वो समझ लीजिए क्या है आपका सम पूर्णांक। मतलब ये क्या है, विषम नहीं है, विषम नहीं, ठीक है। और यदि विषम पूछता, विषम पूर्णांक याद रखिए इकाई के इसमें अंक 1 3 5 7 9 रहेगा, तो समझ लीजिए ये क्या आपका है, विषम है। मतलब यहाँ पर ये सम नहीं है। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन को पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ क्या, 6q + 1, मतलब q के बदले में आप पहले 0 पुट करके देखिए, 6q के बदले में 0 + 1 तो हो जाएगा 0 + 1 क्या है आपका, देखिए गुणनफल किसमें है, विषम में है, मतलब सम नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला बढ़िए 6q + 2, 6q के बदले में 0 पुट कीजिए +2, तो 6 गुना 0 0 + 2 क्या है, देखिए आपका 2 यहाँ आ रहा है, देखिए तो क्या है, विषम नहीं। ये तो बोला था विषम नहीं है, सम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य है बराबर 0। अब इसका आप क्या कीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए या इसके आगे में 1 है, 1 और 6 को गुणा कीजिए, 1 गुना 6 होता है। अब 2 संख्या खोजिए, गुना करने से आना चाहिए 6 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए कितना, -5। तो वो संख्या क्या क्या हो सकता है, 1 गुना 6, इसे इतना घटा देंगे आपका कितना आएगा, 5 तो आ जाएगा, लेकिन गुना करने से क्या होगा
आपका इसे इतना घटाएगा, मतलब ये माइनस होगा, ये नहीं हो सकता है। अब 2 गुना 3, 3 दूना कितना होगा 6 होगा, और क्या करेंगे यहाँ माइनस देंगे। देखिए दोनों को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो -5 होगा, और दोनों को गुना कर देंगे तो +6 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2x - 3x + 6 = 0। अब दोनों में देखिए x कॉमन है, x - 2 लीजिए, दोनों में 3 कॉमन है, x + x - 2 हो जाएगा। दोनों में x - 2 है और x - 3 = 0। अब देखिए शून्य का आपको करना है पता, तो इसके साथ शून्य के साथ में एक बार कंपेयर करके देखिए x - 2 = 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2, x - 3 = 0, केवल इसके साथ करके देखिए x बराबर हो जाएगा -3। मतलब आप ऑप्शन में 2 और 3, ये 2 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं शिफ्ट नंबर। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, यदि बहुपद ax पर शिफ्ट नंबर कर रहा है x² + ax - b के शून्य बराबर परंतु विपरीत हो तो a का मान क्या, देखिए क्या बोल रहा है, शून्य के बराबर, या तो समझिए यहाँ a कितना है 1, b कितना है a है, और c कितना -b है। ठीक है, आपको यह कह रहा है a का मान निकालिए, मतलब ये वाला a का मान निकालना, a बराबर क्वेश्चन मार्क्स, ये आपको दिया हुआ है। और क्वेश्चन ये भी कर रहा है क्या, शून्य बराबर परंतु विपरीत, शून्य बराबर किंतु विपरीत का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे ध्यान से। ये आपका अल्फा है और ये बीटा है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ बराबर मतलब ये 2 लेंगे तो ये क्या होगा कि 2 होगा, लेकिन विपरीत मतलब माइनस होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम अल्फा 3 लेते हैं तो बीटा आएगा -3। मान लीजिए अल्फा या -4 लेंगे तो बीटा आएगा 4, मतलब बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला विपरीत बोला है। मतलब यहाँ पर आपको समझ लीजिए अल्फा और बीटा दोनों सेम है, लेकिन क्या प्लस है तो ये माइनस होगा। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए यहाँ कह रहा है आपको एक अल्फा है उसमें बीटा है, बीटा का मान लेते हैं -अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो याद लिखिए आपको क्या चाहिए, यहाँ b का मतलब a है ना, तो ऐसे लिखिए अल्फा + बीटा -b/a। ठीक है, याद लिखिए अल्फा तो अल्फा लिखेंगे, बीटा का मतलब अब यहाँ पर -अल्फा यूज करते हैं, और -b देखिए b कितना है a है तो a लिखेंगे, a कितना a है तो a लिखेंगे। अब देखिए अल्फा में से अल्फा चला गया तो 0 हो जाएगा, -a/1। अब क्या होगा a 0 मतलब a बराबर 0। अब a 0 कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर एक आपको ग्राफ दे दिया गया है, ये x है, ये x' है, y है, y' 0 है। ग्राफ आपका क्या है इस तरह है, और आपका ग्राफ px का ग्राफ दिया, मतलब यहाँ पर क्या है p के अंदर में x है, तो x अक्ष को जो कर्व रेखा गया है कितना बार काट के गया है, कट किया है, एक बार यहाँ कट के एक बार यहाँ, तो इसका आंसर होगा 2। शून्यकों की संख्या 2, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, समीकरण युक्त a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 ≠ b1/b2 हो तो समीकरण युक्त, यहाँ देखिए आपका इस तरह का दिया हुआ है a1/a2 ≠ b1/b2। देखिए जब इस तरह का कंडीशन रहेगा तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब रेखा क्या करेगा, आपस में प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इसका मतलब x का मान एक आएगा और y का मान दूसरा आएगा, लेकिन आएगा x और y अलग अलग है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, रेखाओं 2x
प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल है? देखिए क्वेश्चन आपको दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5 समीकरण 1 है और 4x प्लस 6y बराबर 15 समीकरण 2 है। इसमें बोल रहा है इसे कितने हल है, कितने हल है कैसे पता करेंगे? पहले निकालते हैं हम क्या a1 बाई a2, a1 कितना है आपका 2 है, ये 4 है, 2 कम तो 2 दूना 4, 1/2 b1 बाई b2 निकालेंगे 3/6 1/2। आप c1 बाई c2 पता करते हैं 5/15, 5 कम 5 5 दिया 15 1/3। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर है, मतलब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब इस कंडीशन में हो तो हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं, इसके लिए इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इसका इस तरह समांतर आएगा, कोई हल नहीं का मतलब। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 नंबर बोल रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है उनके द्वारा निरूपित रेखाएं। देखिए असंगत का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका समांतर होगी। असंगत आपको इस तरह दिया होगा, असंगत क्या होगा, समांतर मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ये लिखा हुआ समांतर होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर देंगे, समीकरण जो 5x - 3y बराबर 8 और 3x + 2y = 1 का हल क्या है? देखिए 5x 3y बराबर 8 समीकरण 1 है और 3x + 2y बराबर 1 समीकरण आपका 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह ऑप्शन क्या क्या दिया, इसको ऑप्शन हम लोग बनाते हैं तो वो जल्दी बनेगा। ए नंबर दिया x बराबर 1 दिया है, y बराबर -1 दिया है। पहले क्या करेंगे, देखिए x का मान यहाँ पुट कीजिए LHS में, RHS में यदि 8 आ गया मतलब इसका हल होगा। फिर जो आने के बाद फिर यहाँ पुट करेंगे समीकरण 2 में भी LHS में पुट करेंगे, RHS 1 आ गया तो आपका इसका हल होगा। नहीं तो आगे ऑप्शन में जाएंगे हम। देखिए 5 x के बदले 1 है, 1 लिखेंगे, -3 y का बदले क्या है, -1 तो -1 लिखेंगे। अब देखते हैं 8 आता है, 5 1 5 -3 और -1 + 3 5 3 8। देखिए 8 आ गया, पहला ऑप्शन सही लग रहा है। आगे देखते हैं पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 में बैठाते हैं, 1 जोड़ 2 y के बदले में क्या -1। ठीक है 3 2 में से एक ये इनटू ये -2 1 देखिए ये भी आगे देखिए 1, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, देखिए रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता क्या है, यही बताया। देखिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। देखिए कोई हल नहीं मतलब क्या, असंगत या समांतर, आपका असंगत। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ क्या कह रहा है, समीकरण युग्म x + y बराबर 7 और x - y बराबर 1 का हल है। ये भी देखिए, चलिए इसको यहाँ रखते हैं। 13 नंबर ये आपका है x + y बराबर 7 और आपका x - y बराबर 1 समीकरण 2। देखिए यहाँ आपको देखिए दोनों सेम लग रहा है तो डायरेक्ट इसको आप कर दीजिए कि ऐड कर दीजिए तो भी चलेगा। ऐड ये और ये करना, x + x 2x, ये हो गया 7 1 8 4, x का मान 4 आया। अब x का मान 1 में बैठा दीजिए, x + y बराबर 7, अब 4 जोड़ y बराबर 7 तो y बराबर क्या होगा, 7 - 4 3। अब देखिए 4 3 का है ऑप्शन नंबर सी, 4 3। अगला क्वेश्चन
या हाँ हो जाएगा, यहाँ पर ये पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण मतलब पहले ये समझ लीजिए, इस फॉर्म में होना चाहिए ax² + bx + c = 0 और a ≠ 0। इस फॉर्म में यदि है मतलब वो क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण होगा। चेक कर लेते हैं पहला नंबर ऑप्शन को, x + 1 होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। अब देखो a + b होल स्क्वायर a² 2ab 2x b² यानी 1 2 × x 2x 2 × 3 6। अब करते क्या है, देखो दोनों सेम बराबर दे दो, कट जाएगा x² + 1 इसको इधर ले आओ माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस x² 7 बराबर। यहाँ आपको देखना ये है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। a मतलब x को आगे वालों को a बोलते हैं, x का आगे 0 है नहीं है मतलब ये होगा, ये आपका सही है और इनका a। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन जो बोनस क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोल रहा है यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण 3x² + kx - 4 = 0 का एक मूल 4 है तो k का मान निकालिए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप, तो ये थोड़ा घुमा कर दिया है। यहाँ क्या बोलते हैं, ए लिख लीजिए, ए कितना है 3, बी कितना है आपका k और c कितना है -4। और आपको ये भी दिया हुआ हिंट्स अल्फा आपको दे दिया है कितना का एक मूल आपको दिया हुआ है 4। तो k का मान आपको पता करना है, ये k का वैल्यू क्या होगा। देखिए पहले क्या देखिए आप लोग क्या क्या फॉर्मूला आप लोग को आता है, पहले देखिए अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a होता है। इसको पहले लिख के देखिए पहले में, अब अल्फा × बीटा c/a होता है। अब यहाँ देखिए इससे आपका क्या क्या पहले से गिवन है। अल्फा मालूम है आपको, बीटा मालूम नहीं है, सी मालूम है, ए मालूम है, यहाँ से आपको बीटा मिल जाएगा। देखिए कैसे अल्फा को 4 बैठेगी इंटू बीटा, सी कितना है आपका देखो -4, ए कितना है 3, ये 4 से कट गए 1 बचा। अब यहाँ पर देखो ये इंटू ये 3 बीटा, इसको बड़ा ले देते हैं 3 बीटा, ए इंटू ये -1 therefore बीटा -1/3, बीटा आपका आ गया -1/3। अब देखिए अल्फा बीटा मिल गया आपको, अल्फा यहाँ से मिला, बीटा यहाँ आ गया। अब बी का मतलब क्या है, ए का वैल्यू दिया होगा, अब यहाँ से निकल जाएगा। देखो यही पर ही कर लेते हैं, अल्फा कितना है 4, बीटा आ गया -1/3, बी कितना है आपका k है, ए है 3, 4 -1/3 -k/3। अब ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 12, इसको इससे कीजिए 1 -k/3 कैंसिल 11 -k therefore k -11 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या कह रहा है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और -2 है तो निम्नलिखित में से क्या होगा बोला। देखिए यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है, मूल मतलब अल्फा 2 और बीटा -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यह पूछना है द्विघात समीकरण क्या होगा। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला पता क्या है, पहले ax पर यानी इसका 2 होता है, एक ऐसे लिखिए k x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा बराबर 0। ये आपका कांस्टेंट है, ये रहने दीजिए x² - अल्फा 2 है, बीटा कितना है -2 x, फिर ये 2 है, बीटा कितना -2 है बराबर 0।
एक्स स्क्वायर, देखिए मैं ये 2 में 2 0 एक्स, 2 2 4 0। तो के क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है, के क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए -4 बराबर 0, ये को हटा के हम लोग एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0, ये आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 4x² + 4x + 1 = 0। मूलों की प्रकृति पता करने के लिए आपको पता करना पड़ता है विविध कर। देखो क्या होता है विविध कर, p² - 4ac, p आपका 4 का होल स्क्वायर और a आपका 4 है और c कितना है, वो 1 है। 4 का इसको 16, 4 को 16 मतलब 0। देखिए याद रखिए विविध कर यदि 0 हो गया तो मान के चलिए उसमें जो प्रकृति होगी बराबर होगी और वास्तविक होगी। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और बराबर, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, यहां कह रहा है क्या, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविध कर होगा। देखिए 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविध कर पता करने को होगा। मतलब यहाँ a आपका है 2 है, b -4 है और c 3 है। आपको निकालना है b² - 4ac, ये विविध कर का फॉर्मूला है। तो -4 का होल स्क्वायर 4a 2 है और c कितना है आपका 3 है। 4 का इसको 16, देखिए आप इसको 4 दूना 8, 8 ते 24, मतलब कितना आ गया 24 -8, -8 का मतलब इसका विविध कर ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। और ये आभासी होगा, इसका मतलब। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कर रहा है, देखिए 19 नंबर बोल रहा है यहाँ पर ax² - 4x + 1 बराबर 0 के मूल है, समान मूल है, a का मान निकालिए। देखिए ax² - 4x + 1 बराबर 0 का मूल क्या है, मूल आपका है समान है, मूल समान तो a का मान निकालने बोला है। मूल समान तो b² - 4ac बराबर 0 यहाँ पुट करना है। तो b 4 का होल स्क्वायर, a का मतलब a है और c 1 है, 0। 4 का इसको 16, 4a बराबर 0, तो 16 इसको उधर ले जाओ, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 4 4 16, a का वैल्यू 4, a का वैल्यू कहाँ है 4, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, यहाँ मूल निकालने बोल रहा है। देखिए मूल x² - 3x + 2 बराबर 0 का मूल होगा। मूल निकालने को तो आप दो तरह से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से बनाइए या तो फिर द्विघात सूत्र विधि से बनाइए। तो हम लोग बनाएंगे गुणनखंड विधि से बनाएंगे, जल्दी बनेगा। देखिए अब आपको जो गुणनखंड करना है, गुणा करने से कितना 2 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 3, वो क्या क्या संख्या हो सकता है आपका 1 और 2, दोनों को गुणा करने के तो 2 होगा और 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 होगा, बराबर 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x - 1, दोनों में 2 कॉमन है, x - 1 बराबर 0। क्योंकि दोनों में क्या है आपका x - 1 या x - 2 बराबर 0। तो याद रहे ये माइनस है, शून्य निकालना है तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, 1 और 2 इसका मूल होगा। 1 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी। रुको क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ कह रहा है AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद a और सर्वंतर d क्या है। देखिए आप यहाँ AP क्या दिया हुआ, देखिए AP दे दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो इस तरीके प्रथम पद a आपको क्या है 3/2 और आपको सारबंध चाहिए d का फॉर्मूला होता है क्या, a2 - a1, a2 कितना है 1/2 -3/2।
तो दोनों का एलसीएम 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है, तो सेम सेम है, तो यहाँ 2 देखो 1 माइनस 3, तो -2/2 यानी 1 -1, तो ऑप्शन कहाँ है देखो 3/2 और -1, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या होगा देखिए, एपी 1074 का 30वां पद है, ठीक है, एपी आपको क्या दिया हुआ यहाँ पर, एपी दिया हुआ 1074, आपको निकालना होगा 30वां पद, ये कितना होगा देखिए, ए कितना आपका 10 है, डी का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 घटाओ 10 -3, और आपको यहाँ दिया हुआ एन दिया हुआ 30, आपको एन पता करना है, मतलब आपको एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ फॉर्मूला बैठाइए, ए के बदले में 10, एन हो गया 30 माइनस 1 और डी हो गया -3, तो ये 10 देखो 29 -3, तो 10 ये गुना ये 87 से इतना -77, कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या कर रहा है समझिए, बोल रहा है एपी 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है, आपको दिया हुआ क्वेश्चन, एपी 5 7 9 11 कौन सा पद आपको बोला 27 है, तो आपको यहाँ पर क्या पता करना है, एन पता करना है। देखिए कैसे पता करते हैं, ए है 5, डी 7 घटाओ 5 यानी 2, और ये आपका एन 27, एन कितना होगा देखिए, एन इक्वल टू 27, ये क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी 27, अब ए हो गया 5, एन तो पता नहीं है, और डी कितना हो गया 2 27, अब प्लस कर जाएगा उधर 27 माइनस 5 एन माइनस 1 2, ये हो गया 22, तो उससे करेंगे 11 एन माइनस 1, अब एन इक्वल टू माइनस से उधर क्या होगा 11 प्लस 1, एन बराबर 12वां पद, इसका आंसर क्या होगा आपका 12वां पद, देखिए 12वां पद कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है 24 नंबर, एपी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग, आपको योग करने को बोला है। क्या करते हैं पहला पद, यहाँ पर पहला पद कितना है 8 है, डी कितना है 3 घटाओ 8 -5 है, और एन दे दिया है 22, आपको पता करना है एस एन कितना होगा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 n आपको दिया हो 22 बटा 2, 2a आपको दिया हो 8, n दिया है 22 बटा 1, 22 अच्छे से लिख लो 22 बटा 1, डी हो गया -5, अब देखते हैं 2 से काटेंगे तो 11, 8 दूना 16, 22 में से 21 -5, 11 16 -5 10, तो 11, अब इसी कितना घटाइए -15 में से ये 9, फिर 9 में से 8, अब इधर गुना कर लेते हैं, गुना करने से ये आएगा कितना आएगा 9 और ये 17 -9 7 9, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बोल रहे समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजा हमेशा क्या होती है, समानुपाती होती है, भुजा क्या होगी समानुपाती, ये क्या होगा समानुपाती, भुजा रहेगा तो समानुपाती, यदि मान लीजिए सपोज है आपके यहाँ पर कोण रहता तो कोण में होता है क्या बराबर, लेकिन आपका ऑप्शन तो ये वाला है,
कोण नहीं है, ये भुजा है, तो क्या लिखेंगे समानुपाती। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखिए आकृति, एक आपको आकृति दिया हुआ है, उस आकृति को हम बना लेते हैं। आकृति दिया है ए बी सी पर डी है, ये ई है, और यह कह रहा है आकृति में एडी बराबर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, और डीबी ये 1.5 सेंटीमीटर है, और कह रहा है ए 2 सेंटीमीटर है, और इसी ये 4 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा हो दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है पता लगाना है। देखिए तो हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट पर में क्या पढ़े, जब तो इतना को भुजा दे इसका अनुपात निकालते पहले एडी बटा डीबी, तो क्या क्या होगा 1 बटा 1 तो 5 हटेगा तो 0, 5 10 5 या 15, 2 बटा 3। अब इसका भी निकालते हैं, भुजा के अनुपात ए बटा एसी, 2 और 4, 2 कम 2 2 2 4, एक बटा दोनों बराबर नहीं है, मतलब क्या हो गया एडी बटा डीबी बराबर नहीं है ए बटा एसी, बराबर नहीं मतलब समांतर नहीं होगा। क्या देखिए कहाँ समांतर नहीं है, ऑप्शन है ए नंबर बोल रहा है डी समांतर बीसी, ये तो होगा नहीं, बी बराबर डी बराबर बीसी ये भी नहीं होगा, डी बराबर बीसी भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों मतलब आप ये होने से ये रूल लागू होता है, डी पैरेलल नॉट पैरेलल बीसी, ये तो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है त्रिभुज एबीसी तत्व पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। आपका ये त्रिभुज दिया हुआ देखिए, ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये वाला कोण आपका 80 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, ये 10.8 है, 6 है, 3√3, और आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज ये आपको आर है, ये पी है, ये आपका क्यू है, ये 6√3, ये 7.6 है, ये 12 है। अब देखिए इसके तीनों भुजा दिया हुआ, इस भुजा का अनुपात करते हैं ए बी, तो क्या हो जाएगा आपका आर पी, तो ये पॉइंट वाला नहीं, ये आर पी नहीं होगा, पॉइंट वाला कौन है वो आर क्यू होगा। तो वो देखिए ए बी 3.8 7.6 पॉइंट हटा, एक पॉइंट हटा, तो ये होगा 2। अब देखिए अब रूट वाला क्या है ए सी, अब रूट वाला यहाँ पर क्या है आपका आर पी, देखिए ए के नीचे यहाँ क्या आर है, तो या ए के नीचे आर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बी के नीचे क्यू लिखेंगे जहाँ पे आएगा, और सी के नीचे पी, तो 3√3 ये 6√3, ये √3 कैंसिल, 3 कम 3 3 2 6 1 बटा 2। अब आपका देखिए क्या बचा बीसी, और ये आपको क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, अब बी के नीचे क्या क्यू है, क्यू पी लेंगे, पी क्यू नहीं लेंगे, क्यू पी लेंगे, क्यू पी, तो ये 6 ये 12, 6 का 6 12 1/2। देखिए इसका तीनों भुजा का अनुपात उसके तीनों भुजा का अनुपात के बराबर हो गया, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा एस 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज कौन एबीसी समरूप त्रिभुज। अब देखिए ए के नीचे में आर, आर बी के नीचे क्यू, क्यू, और सी के नीचे पी, अब ये देखिए ऑप्शन कहाँ है, ए बी सी समरूप आर क्यू पी, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप डीईएफ है, तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC कह रहा है दो त्रिभुज है ABC और ये आपका है DEF, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एक भुजा दे दिया है क्या EF 15.4 सेंटीमीटर, आपको BC यहाँ पता करना है। देखिए
हम जानते हैं प्रमेय 6.6 पढ़े हैं क्या, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DE है। फिर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो क्या होता है, इसमें क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल DE बराबर, इसका कोई भुजा ले लीजिए BC को निकालना, इसका संगत भुजा क्या EF के वर्ग के बराबर होता है। और ये आपको दिया हुआ 64, ये आपका 121 है। BC ये पता करना है, ये 15.4 दशमलव है। देखिए हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, 8, इसको 11 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 इसको कट गया। अब देखिए नीचे जो कटता है 11 का 11 4 से 44 1.4 मतलब BC ये 8 4 32 हाथ मेरा 3 8 और 3 11 मतलब BC बराबर 11.2। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसके सजलम की लंबाई होगी। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, ये देखिए समबाहु त्रिभुज ABC, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर इसका सजलम या ये आपका लंब होता है, जब इसको लंब डाल देंगे ये 90 डिग्री हो जाएगा। आप देखिए जब इसको लंब डालेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, लंब समराशिक हो जाएगा। डी मान लीजिए आपका हो जाएगा 10, ये 10, डी बराबर पूरा का आधा हो जाएगा 10, ये 10 हो गया। अब ये मिलिए देखिए कोण के लिए क्या है, कर्ण है, ये आपको क्या हो गया, ये मान लीजिए आधा है तो आपको लंब निकालना है, मतलब त्रिभुज ABD में AD अंडर रूट कर्ण स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 20 का होता है 400, 10 का होता है 100 रूट 300। अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 3 गुना 10 होता 10 में तो मतलब 10√3 सेंटीमीटर इसका होगा सजलम। ऑप्शन नंबर कहाँ ए इसका ऑप्शन सही। आगे बढ़ी क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 क्या कर रहा है, देखिए बोल रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान होगा। देखिए इस तरह आपको दिया हुआ है, A है, B है, C है। क्या आपको देखिए क्या कह रहा है, AB दिया हुआ है 12, AC दिया हुआ है आपको यहाँ पर 13 सेंटीमीटर और BC दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कह रहा है आपका कोण भी क्या हो। पहले देखिए इसमें सबसे बड़ी कोण भुजा है, बड़ी भुजा आपका क्या है AC है, AC के स्क्वायर के लिए निकालिए 13 का होल स्क्वायर 169, बाकी तो छोटा है उसको जोड़िए इस तरह के AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ये 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का होता है 144 और 5 का होता है 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 169। जब इस तरह कंडीशन आ जाए क्या, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, का विलोम क्या कहता है, उसका समूह कोण क्या होता है 90 डिग्री, मतलब कोण B बराबर 90 डिग्री। B 90 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। हमारी वृत्त है, इसको दो इस तरह दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ए है, ये बी है, इसको बोलते हैं छेदक, छेदक या सेकंड बोलते हैं, ठीक है। छेदक कहाँ ऑप्शन है, देखिए छेदक रेखा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर
त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, ये मान लीजिए आपका वृत्त है, दो स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा होगा और एक ये स्पर्श रेखा होगा, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी मतलब आपको क्या ए होगा, ये बी होगा, ये आर है, ये भी आर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। मतलब आपको यहाँ का क्या व्यास की लंबाई क्या होगी, इसका मतलब ये भी कितना होगा, आर प्लस आर, 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर। इसी को ही बोलते हैं क्या, व्यास। ये आपको क्या है, व्यास। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ क्या क्या है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है ये आपका वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, ये आपका केंद्र है। यहाँ पर आपको PA है, PB तो स्पर्श रेखा है और इस तरह का क्या कह रहा है, POA आपको पता करना है। POA मतलब ये कोण पता करना है, ये वाला याद रखें, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90, ये दोनों का त्रिज्या बराबर होता है और ये दोनों उभयनिष्ठ ये है रेखा है, तो दोनों आपस में क्या होगा, समाक्षम होगा, ठीक है। और आपको एक ऑप्शन दिया हुआ, ये कोण दिया हुआ 80 डिग्री। अब बताइए, ये पहले दोनों में देखिए ध्यान से, APB प्लस AOB दोनों का योगफल होता है 180, ठीक है। ये आपको पता है 80, AOB है 180, तो AOB क्या हो जाएगा आपका, AOB 180 माइनस 80 बराबर 100, ये पूरा हो गया आपका 100 और ये दोनों आपको समाक्षम हुआ। जब समाक्षम मतलब ये कोण बराबर ये कोण, मतलब आपका ऐसे POA जितना होगा POB उतना होगा, पूरा का आधा होगा, मतलब AOB by 2, AOB आया है 100/2 यानी आपका 50 डिग्री। कहाँ है ऑप्शन, आपने ए 50 डिग्री। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए, ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक आपको एक वृत्त एक बिंदु दिया हुआ है, ये आपको बिंदु दिए है, यहाँ से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? स्पर्श मतलब टच करता हुआ निकलता है, इसको टेंजेंट इसको बोलते हैं। तो क्या होगा आपका आंसर, एक कहाँ है, एक हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक बिंदु से। आगे देखिए 36, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 90 डिग्री केंद्रीय कोण और 8 त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, यहाँ आपको थीटा दे दिया है 90 डिग्री और r आपका त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा जो 60 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के बदले में 90 बैठा दीजिए, जो 60 पाई आर तो आर स्क्वायर रहेगा। अब इसको काटिए, ये और ये कटा 4 मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, थर्ड में क्या कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा? और देखिए समझिए क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा का नाम है व्यास। व्यास क्या होता है? तो आप त्रिज्या का डबल, तो आपको त्रिज्या क्या दिया हुआ यहाँ पर, ये 7 है, ये 7 है, तो व्यास क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका 2 × 7 मतलब 14 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर डी 38। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण निर्धारित करता है। क्या आपको देखिए, क्या आर दे दिया है 14 सेंटीमीटर और आपको थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। यहाँ पूछ रहा है चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा हो गया 90 360 2 पाई का ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो पाई दिया हुआ पाई बटा 7 और आर हाथ में 14 है। ये बेटा 9 कम 9 9 24 36 2 पत्र 2 7 7 से कर दिया मतलब 22 सेंटीमीटर। 22 ऑप्शन कहाँ है यहाँ? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर सकते 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण निर्मित करती है तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ आपको बोल रहा है आर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है और पाई का मान दिया है 3.14। ये बोल रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता करना। तो दीर्घ का फॉर्मूला क्या होगा 360 माइनस थीटा 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा हो गया पर 90 360 पाई 3.14 ये आपका 10 का होल स्क्वायर। ये घटाइए 270 360 100 इक्वल हटेगा 100 ये और ये कैंसिल 0 कैंसिल 9 3 27 9 4 36 2 से काटेंगे तो 1 आपका हो जाएगा 7। अब इसको गुना कर दीजिए 3 गुना 1 5 7 बटा 2 21 हाथ मेरा 2 3 15 15 17 हाथ मेरा 1 3 1 4 बटा 2 इसको भगा दीजिए 2 2 2 4 2 3 6 1 हासिल 2 5 10 5 अब देखिए 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान कोने में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा या घोड़ा चढ़ सकता है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, ये ए बी सी डी है मान लीजिए। यहाँ बोल रहा है जब वर्गाकार मैदान है इसको बोल रहा है 7 सेंटीमीटर लंबे रस्सी से बांध दिया एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान कोने में कोना में बांध दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे बांध दिया गया है और ये 7 सेंटीमीटर है मतलब ये यहाँ से ज्यादा चल पाए मतलब ये आपको निकालना है मतलब ये आपको थीटा दिया है 90 डिग्री मतलब क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल मतलब इसको बोल सकते चरखाल का क्षेत्रफल। तो आर का बदले में 7 यूज करेंगे और थीटा का बदले में 90 डिग्री तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का बदले में 90 360 पाई 5 बटा 7 7 यूज कीजिए आर 5 7 का होल स्क्वायर। ये 0 घटा 9 9 4 36 2 से करेंगे 11 1 बटा 2 11 बटा 7 7 बटा 7 ये 7 कट गया 11 70 बटा 2 2 3 6 बटा 16 5 स्क्वायर। तो आपको क्या है सब मीटर में दीजिए सब मीटर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए
आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो सब अच्छा लग रहा है तो आपसे यही विनती होगा कि आप लोग सब कोई जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।